आज हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर स्ट्रगल्स फॉर इक्वलिटी और ये जो वीडियो होगी ये लास्ट वीडियो होगी सिविक्स की, ठीक है, पूरी सिविक्स की, यानी सिविक्स का लास्ट चैप्टर है और लास्ट वीडियो है, ठीक है। तो चलो बच्चों पढ़ते हैं विद द फुल ऑफ एक्साइटमेंट। एडॉप्टेशन ऑफ सॉन्ग रिटन एज अ पार्ट ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन कैंपेन बाई विनय महाजन। ये विनय महाजन के द्वारा एक एडॉप्टेशन सॉन्ग लिखा हुआ है। चलो इसको पढ़ते हैं। द राइट टू नो यानी जानने का अधिकार। माई ड्रीम्स हैव राइट टू नो, मेरे सपनों को जानने का अधिकार है। वाई फॉर सेंचुरीज दे हैव बीन ब्रेकिंग, कि क्यों ये 100 साल से टूट रहे हैं। वाई डोंट दे एवर कम ट्रू, कि क्यों ये सच नहीं होते। क्या कह रहे हैं पोइट अपने सपनों के बारे में बता रहे हैं कि कितने 100 साल से ये टूटते जा रहे हैं, ये कभी सच नहीं होते। पोइट किसके बारे में बता रहे हैं? उन गरीबों के बारे में बता रहे हैं। और पढ़ते हैं। माई हैंड्स हैव राइट टू नो, मेरे हाथों को जानने का अधिकार है। वाई डोंट दे रिमेन विदाउट वर्क ऑल अलोंग, कि ये बिना काम के क्यों रह रहे हैं। वाई डू दे हैव नथिंग टू डू, क्यों इनके पास कुछ करने के लिए नहीं है। ठीक है, ये पोइट कह रहे हैं कि उनके हाथों को जानने का अधिकार है। माई फीट हैव राइट टू नो, मेरे पैरों को जानने का अधिकार है। वाई फ्रॉम विलेज टू विलेज दे वॉक ऑन देयर ओन, कि वे गांव से गांव अपने पैरों पर क्यों चल रहे हैं। वाई आर देयर नो साइन ऑफ अ बस येट, कि कोई भी बस वहां क्यों नहीं है। तो ये इतनी पुअर इकोनॉमिक कंडीशन को रिप्रेजेंट करता हुआ एक सॉन्ग है, ठीक है। माई हंगर हैज राइट टू नो, मेरी भूख को जानने का अधिकार है। वाई ग्रेन्स रोटन इन गोडाउन, कि अनाज गोडाउन में क्यों सड़ रहे हैं। वाइल आई डोंट इवन गेट अ फिस्टफुल ऑफ राइस, जबकि मुझे एक मुट्ठी भर चावल भी नहीं मिला। ठीक है, कितनी पुअर कंडीशन है। माई ओल्ड मदर हैज राइट टू नो, मेरी बूढ़ी माँ को जानने का अधिकार है। वाई आर देयर नो मेडिसिन्स, कि वहाँ क्यों दवा नहीं है। नीडल्स, डिस्पेंसरीज और बैंडेजेस वहाँ क्यों नहीं है। माई चिल्ड्रंस हैव राइट टू नो, मेरे बच्चों को जानने का अधिकार है। वाई डोंट दे लेबर डे एंड नाइट, कि वो पूरे दिन लेबरों की तरह दिन और रात क्यों लगे रहते हैं। वाई इज देयर नो स्कूल इन साइट, क्यों कोई स्कूल नहीं दिख रहा, कोई भी स्कूल नहीं है उनके पास। तो बच्चों ये जो पोएम है द राइट टू नो, ये पोएम पुअर इकोनॉमिक कंडीशन को रिप्रेजेंट करती है। ये गरीब लोगों की आर्थिक स्थिति को रिप्रेजेंट करती हुई एक पोएम है आपके सामने। देखिए इस पिक्चर में, ठीक है, अनाज जो भी खाना है वो गोडाउन्स में रखा रखा सड़ जाता है, लेकिन इनके मुंह तक नहीं पहुंचता। कितनी बुरी कंडीशन है। ये देखिए, ये अस्पतालों में लोगों की इतनी भर्ती है, इतने सारे लोग हैं, मगर दवाइयाँ नहीं हैं, उनका इलाज करने के लिए सामान नहीं है। तो कहाँ लोग इक्वल हो पाएंगे इससे। देखिए इनके हाथों में 5-10 रुपए हैं। अब 5-10 रुपए से ये अपनी गृहस्थी कैसे चलाएं? कुछ होता है आजकल 5-10 रुपए से? कहाँ से अनाज लाएं, कहाँ से पूर्ति करें? पैसे नहीं है इनके पास, ठीक है। तो ये जो सॉन्ग है, ये सॉन्ग एक पुअर इकोनॉमिक कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं बच्चों पोइट के कुछ क्वेश्चंस की। What is your favorite line in the above book? आपको कौन सी लाइन पसंद आई? बच्चों अगर आप मेरा सजेशन पूछोगे तो मुझे ये लाइन पसंद आई।
माई हंगर इज राइट टू नो, कि मेरी भूख को जानने का अधिकार है। वाई ग्रेन्स इन गो डाउन, वाई ग्रेन्स रोटन इन गो डाउन, यानी अनाज रखा रखा सड़ा जा रहा है। वाइल आई डोंट इवन गेट अ फिस्ट फुल ऑफ राइस, मुझे तो एक मुट्ठी भर चावल भी नहीं मिला। ये लाइन मुझे यहाँ बहुत पसंद आई, बट बच्चों ये बताते हुए मुझे निराशा हो रही है ना। What does the poet mean when he say? पोइट का मतलब क्या है जब वह कहता है My hunger has right to know, मेरी भूख को जानने का अधिकार है। ठीक है, तो बच्चों पोइट यहाँ पर, पोइट का कहने का मतलब ये है कि उसकी यहाँ पर जो विक्टिम शुड हैव राइट टू नो द कॉज ऑफ हिज सफरिंग, यानी उसको उसकी जो उसे जिसको वो भुगत रहा है उसका कारण जानने का अधिकार है। यहाँ पर राइट टू नो यानी ये ऐसा उसे क्यों भुगतान करना पड़ रहा है, इतनी पुअर कंडीशन क्यों उसे फेस करनी पड़ रही है, उसको जानने का अधिकार है, उसकी भूख को जानने का अधिकार है कि उसे खाना क्यों नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो बच्चों इसके पीछे क्या कारण है, उन्हें खाना नहीं मिल रहा क्योंकि उन तक खाने की पहुंच नहीं है। ठीक है, आगे देखो। कैन यू शेयर विद योर क्लास अ लोकल सॉन्ग और अ पोएम ऑन इक्वालिटी दैट इज फ्रॉम योर एरिया। आप कोई भी एक पोएम वगैरह लिख सकते हैं, लोकल सॉन्ग लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा बच्चों ये पोएम बहुत अच्छी है, ये पोएम पूरी इकोनॉमिक कंडीशन को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं बच्चों। क्रिएटिव एक्सप्रेशन अगेंस्ट इनइक्वालिटी, यानी लोगों ने जो भी इनइक्वालिटी के खिलाफ आवाज़ उठाई है उसके बारे में पढ़ते हैं अब हम। वाइल सम जॉइन प्रोटेस्ट मूवमेंट्स टू फाइट इनइक्वालिटी, other might use their pen or their voice or their ability to dance to draw attention to issue of inequality। यानी जब भी कोई मूवमेंट चल रहा होता है, जब भी कोई उस इनइक्वालिटी के खिलाफ लड़ता है, असमानता के खिलाफ लड़ता है, जैसे अभी हमने कई सारी असमानताएं देखी, लोगों के पास काम नहीं है, काफ़ी सारे चीज़ों की अवेलेबिलिटी नहीं है उनके पास, तो वो काफ़ी ज़्यादा इनइक्वल फील करते हैं और इस इनइक्वालिटी के खिलाफ लड़ाई करते हैं, है ना। तो इन लड़ाइयों में कुछ ऐसे मूवमेंट्स होते हैं जो लिखे जाते हैं, जिनको वॉइस के द्वारा बोला जाता है और जिनके डांस वगैरह तैयार किए जाते हैं। ठीक है, मतलब एक कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि कई लोग कुछ डिफरेंट तरीके से भी इस मूवमेंट का सपोर्ट करते हैं। जैसे कुछ राइटर्स हैं वो अपने पेन के ज़रिए इसके बारे में कुछ लिखते हैं, कुछ स्पीकर हैं वो बोलते हैं, कुछ डांस करके दिखाते हैं, है ना। तो इस तरह से वो लोग इसका सपोर्ट करते हैं। राइटर्स, सिंगर, डांसर्स एंड आर्टिस्ट हैव ऑल्सो बीन वेरी एक्टिव इन फाइट अगेंस्ट इनइक्वालिटी, और ये भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होते हैं। जैसे हमारे भारत को आज़ाद कराने के लिए अंग्रेज़ों के खिलाफ हम लोगों ने कितने सारे सॉन्ग्स लिखे हैं, हम लोगों ने नहीं, मतलब राइटर्स ने लिखे हैं, कितने सारे डांस हुए थे। क्रांति मूवी देखिए, क्रांति, तो इन मूवीज़ में भी कितने सारे सॉन्ग्स गाए गए थे, सॉन्ग्स के ज़रिए लोगों को जमा किया गया था, उस मूवमेंट का सपोर्ट किया गया था, है ना। तिरंगा बनाया गया था, आर्टिस्ट ने क्या किया था, तिरंगा बनाया था, भारत माँ की तस्वीर दिखाई थी, है ना। तो आर्टिस्ट भी, सिंगर्स वो गाते थे, डांसर्स वो नाच नाच के सब लोगों को इकट्ठा करते थे, जुनून जगाते थे लोगों के मन में इनइक्वालिटी के खिलाफ, है ना। तो इन लोगों का भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट है। Often poems, songs and stories can also inspire us। अक्सर कर ये जो पोएम्स हैं, ये सॉन्ग्स हैं, ये स्टोरीज हैं, ये हम सबको इंस्पायर करती हैं, हमें प्रेरणा देती हैं, एंड मेक्स अस बिलीव स्ट्रांगली इन एनी इशू एंड इन्फ्लुएंस अवर एफर्ट्स टू करेक्ट द सिचुएशन, और हमारे बिलीव्स को और ज़्यादा मजबूत कर देती हैं,
जैसे क्रांति मूवी में आपने देखा होगा, या फिर कई सारी ऐसी मूवीज आई हैं जिसमें वो लोग सॉन्ग गाते थे, लोगों को इकट्ठा करते थे, लोगों के अंदर जुनून जगाते थे कि हाँ अब हमें भी कुछ करना है। तो इसी तरह से इन इक्वेलिटी के खिलाफ इस तरह से परफॉर्म किया जाता था। ठीक है, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट, क्या है? लिविंग डॉक्यूमेंट। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बात समझ में आती है, भारत का संविधान, लेकिन जीवित डॉक्यूमेंट ये चीज समझ में नहीं आती। आएगी, देखो ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर मेनली क्वेश्चंस आते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट मतलब क्या है इसका, समझो। द फाउंडेशन ऑफ ऑल मूवमेंट्स फॉर जस्टिस, यानी न्याय के लिए जितने भी मूवमेंट्स हुए हैं उन सबकी जो नींव है, एंड द इंस्पिरेशन और प्रेरणा है फॉर ऑल द पोइट्री, जितनी भी कहानियां हैं, जितने भी सॉन्ग्स हैं इक्वालिटी को लेकर, इज द रिकॉग्निशन दैट पीपल आर इक्वल। रिकॉग्निशन क्या है, यानी मान्यता क्या है उसकी कि लोग इक्वल हैं। यानी जितने भी मूवमेंट्स हुए हैं अन्याय के लिए, ठीक है, जितने भी मूवमेंट हुए हैं अन्याय के खिलाफ, न्याय के लिए, उन सबकी जो नींव है, उन सबकी जो प्रेरणा है वो ये है कि जितने भी लोग हैं वो सभी आपस में इक्वल है। ठीक है, एज यू नो, जैसा कि आपको पता है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज द इक्वलिटी ऑफ ऑल द पर्सन, कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ने, भारत के संविधान ने, यानी भारत जिसको फॉलो करता है पूरा भारत, उस कॉन्स्टिट्यूशन ने, उस संविधान ने सभी लोगों को इक्वल माना है। ठीक है, कोई भी इसमें बड़ा और कोई भी छोटा नहीं है। तो हमारी नींव यहाँ से शुरू होती है। ठीक है, भारत के संविधान में लिखा है तो वो चीज सच है, मानी गई है वो चीज। तो फिर और वहां पर देख रहे हैं कि अन्याय हो रहा है, तो लोग इसको रेफरेंस पॉइंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं कि भारत के संविधान में ऐसा लिखा है तो ये चीज सही है और हम इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे कि ये हमारे साथ इनइक्वालिटी कर रहे हैं। एक बार फिर से समझने की कोशिश करो इसको। मूवमेंट्स and struggles for equality in India continuously refer to the Indian Constitution to make their point about equality and justice for all। यानी जितने भी मूवमेंट्स होते हैं, जितने भी संघर्ष होते हैं इक्वालिटी के लिए भारत में, उन सबका जो रेफरेंस होता है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होता है। वो अपने पॉइंट्स जो हैं इन इक्वालिटी और जस्टिस को लेकर वो सब कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर ही सोचते हैं कि हमारे भारत के संविधान में अगर इक्वालिटी लिखी है तो यहाँ इक्वालिटी नहीं हो रही है तो हम इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। कहने का मतलब ये है। द फिश वर्कर्स इन तावा मत्स्य संघ, जो फिश वर्कर थे जिनके बारे में हमने पढ़ा था, जो भी मछुआरे थे तावा मत्स्य संघ में, होप दैट प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विल बिकम अ रियलिटी। उनको क्या आशा थी कि जो भी सिद्धांत कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हैं वो रियलिटी बनेंगे थ्रू देयर पार्टिसिपेशन इन दिस मूवमेंट, यानी इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने से। ठीक है, उनकी एक होप थी। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा है बच्चों, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा है तो वो मूवमेंट कर रहे हैं, उन्हें बिलीव है कॉन्स्टिट्यूशन पर। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ने उन्हें जब सभी लोगों को इक्वल दिया है और यहाँ इक्वल नहीं दे रहे तो उनके पास राइट है। दैट इज व्हाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट, जिंदा है डॉक्यूमेंट की तरह है वो। उसका सपोर्ट लेते हैं जो भी मूवमेंट और स्ट्रगल करने वाले होते हैं अपना पॉइंट बनाने के लिए। आई होप आपको अब अच्छे से समझ में आ गया है। By constantly referring to the Constitution, they use it as a living document। समझ में आया? Means that something that has real meaning in our life। Living document का मतलब क्या है कि इसका हमारी जिंदगी में रियल में मतलब है, रियलिटी में मतलब है इसका। That is why the Indian Constitution is declared as a living document। Got it? चलिए, इन डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी जानते हैं ना, लोकतंत्र,
There are always communities and individuals trying to expand the idea of democracy. यहाँ पर कई सारी कम्युनिटीज़ हैं, कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि पूरी तरह कोशिश करते हैं डेमोक्रेसी को विस्तार पूर्वक खोलने के लिए. पुश फॉर ग्रेटर रिकॉग्निशन ऑफ इक्वालिटी ऑन एग्जिस्टिंग एज वेल एज न्यू इश्यूज, और सभी जगह इक्वल मान्यता देने के लिए, इक्वालिटी के लिए करते हैं, चाहे वो अभी के इश्यूज हों या फिर वो कुछ नए इश्यूज आए हों. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों. ये एक विमेन है. ओवर 1,500 persons attended a public hearing in Lucknow in 2021 to protest violence against women. मतलब लगभग 1500 लोग जो हैं वो एकत्रित हुए थे. उन्होंने एक पब्लिक हियरिंग अटेंड की थी लखनऊ में, जो कि किसके खिलाफ थी? जो कि विमेन्स के साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ थी. Over 15 cases of violence against women were heard by a jury of eminent women who played the role of judge. यानी लगभग 15 से ज़्यादा जो विमेन्स के केसेस थे, ठीक है, जो जिनके साथ अत्याचार हुआ था, उन्हें कुछ जजेस ने मिलकर सॉल्व किया था. उनकी हियरिंग हुई थी. दिस पीपल जरीज हेल्प्ड highlight the lack of support in the legal system for women who seeks justice in such cases. यानी इसने कई लोगों की मदद की, क्योंकि ये जो केस हुआ, ये जो हियरिंग हुई थी, इस हियरिंग से कई और विमेन के जो केसेस थे उनको भी कुछ आशा नज़र आई कि उनको भी न्याय वगैरह मिलेगा उनके केसेस में. ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं. इधर चैलेंजेस एंड इम्पैक्ट, ये हेडिंग मैंने अपनी तरफ से लगाई है, जो कि इस पूरे पैराग्राफ का मतलब है. समझो इसको. इश्यूज ऑफ इक्वालिटी आर सेंट्रल टू डेमोक्रेसी. यानी इक्वालिटी का जो भी इशू है, समानता का जो भी इशू है, वो लोकतंत्र में सबसे मध्य बिंदु पर है, सबसे सेंट्रल है. In this book, we had tried to highlight issues that pose a challenge to this idea of equality in democracy. हमने कई सारे ऐसे इश्यूज के बारे में यहाँ इस बुक में देखा जो कि पूरी तरह चैलेंज करते हैं किसको? डेमोक्रेसी में इक्वालिटी को चैलेंज करते हैं. जैसे कि हमने कई लोगों के बारे में पढ़ा है, एक आध को रिकॉल कर सकते हो. हमने सबसे पहले यहाँ पर अभी रिसेंट में कौन सा केस पढ़ा था? तवा मत्स्य संघ जो बना था, मछुआरों के साथ अन्याय हो रहा था. रोजा पार्क्स के बारे में पढ़ा था, बट खैर वो तो विदेश का था. अंसारी, मिलानी, स्वप्ना, इन सब के केसेस पढ़े थे. ये सब, इन सब के साथ जो भी हुआ है वो चैलेंज करता है कि लोकतंत्र में समानता है या नहीं. These, as you have read, include the privatization of health service in the country. यानी आपने ये सब पढ़ा है, इन सब में प्राइवेटाइजेशन हो गया है जो भी हेल्थ सर्विसेज हैं हमारी कंट्री में. ठीक है, इंक्रीजिंग कंट्रोल दैट बिजनेस हाउस एक्सर्ट ऑन द मीडिया, जो भी बिजनेस वगैरह है वो सब कुछ मीडिया से. द लो वैल्यू गिवन टू द विमेन, विमेन को कम वैल्यू दी जाती है, उनके काम को कम वैल्यू दी जाती है. बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने तो कहा कि डेमोक्रेसी में सब इक्वल हैं, तो ये एक चैलेंज है. ठीक है, आगे. दीज इश्यूज सब्सटेंशियली अफेक्ट. अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि जो पुअर और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज हैं, देयरफॉर कंसर्न इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वालिटी इन द कंट्री. मतलब क्या है यहाँ पर कि जो भी विमेन्स हैं, ठीक है, जो भी पुअर है, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज हैं, इन सब पर असर पड़ता है. ठीक है, और इन सब पर असर पड़ने की वजह से जो कंट्री है उसकी इकोनॉमिक और सोशल इक्वालिटी पर भी असर पड़ता है. ठीक है, तो चलो आगे देखो. व्हाट रोल डज द कॉन्स्टिट्यूशन प्ले इन पीपल्स स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी. कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा रोल प्ले करता है बच्चों इक्वालिटी के लिए? जो लोगों का संघर्ष होता है, उस लोग जो संघर्ष करते हैं इक्वालिटी के लिए, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन क्या रोल प्ले करता है?
तो बच्चों कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक पॉइंट क्रिएट करता है उनका, उनके लिए कुछ पॉइंट बनाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाएगा टू मेक देयर पॉइंट अबाउट इक्वालिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल। ठीक है, दैट ऑल द पीपल आर इक्वल, यानी उनके लिए एक पॉइंट तैयार करता है कि सारे लोग जो हैं वो इक्वल हैं अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर इक्वालिटी और जस्टिस के मामले में हम देखें तो। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। सल्यूशन क्या है फिर, जब इतनी सारी असमानताएं हमें देखने को मिल रही हैं डेमोक्रेसी में, तो सल्यूशन क्या है? दिस इज द कोर ऑफ स्ट्रगल फॉर इनइक्वालिटी इन डेमोक्रेसी, यानी ये जो है ये पूरा सार है जो भी हमने पढ़ा है, जो भी सल्यूशन है ये सार है पूरा स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी यानी समानता के लिए जो भी संघर्ष है उसका पूरा सार है डेमोक्रेसी में, वो ये है द डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ ईच पर्सन एंड देयर कम्युनिटी कैन only be realized if they have adequate resources to support and nurture their family। मतलब क्या है कि लोगों की डिग्निटी का मतलब रिस्पेक्ट, ठीक है, जो भी रेपुटेशन वगैरह है ना उसको डिग्निटी कहते हैं, एंड सेल्फ रिस्पेक्ट यानी खुद की आत्मस्वभाव जो भी उनका है ना, स्वाभिमान, सॉरी आत्मस्वभाव नहीं, स्वाभिमान जो है उनका हर एक पर्सन का उसकी कम्युनिटी में, ये तभी रियलाइज हो सकता है जब उनके पास पर्याप्त साधन हो। ठीक है, अपनी फैमिली को पालने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए उनके पास संसाधन की व्यवस्था हो, तो इस केस में वो पूरे समाज में इक्वल हो सकते हैं। ठीक है, तो हमें उनको एडिक्वेट रिसोर्सेज प्रोवाइड करने की ज़रूरत है, उनकी हेल्प करने की ज़रूरत है कि अगर हम उनको एम्प्लॉयमेंट दे सकें, उनको कुछ काम दे सकें, है ना, इफ़ दे आर नॉट डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। ठीक है, द डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ ईच पर्सन एंड देयर कम्युनिटी कैन ओनली बी रियलाइज्ड इफ दे हैव adequate resources to support and nurture their families and if they are not discriminated against, अगर वो उसके खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं, हमें उनकी फैमिली को पूरी तरह सपोर्ट करना चाहिए जिससे उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट और उनकी डिग्निटी हमारे समाज में बनी रहे। ठीक है, कैन यू मेक अप अ सोशल एडवर्टाइजमेंट ऑन इक्वालिटी, आप बना सकते हैं। तो बच्चों इसमें आप कई सारे बना सकते हैं, आप विमेंस के ऊपर बना सकते हैं, एक तरफ विमेन और एक तरफ मैन, एक तराजू में दोनों को शो कर दो, बन जाएगा ना। तो बच्चों आप इस तरीके का पोस्टर अपनी नोटबुक में ज़रूर बनाइएगा। तो चलो बच्चों, इसी के साथ इस चैप्टर की समाप्ति हुई, साथ ही आपकी 7th क्लास की सिविक्स की बुक की भी समाप्ति हुई। तो बच्चों इसके क्वेश्चंस हम आपको भेज देंगे, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।